हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3, दैट इज फ्रिक्शन। कंप्लीट डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन यूजुअली एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, अपोज किसको करता है? अपोज रिलेटिव मोशन को करता है। मान लीजिए कि ये जो सरफेस है वो रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो अभी फ्रिक्शन जीरो है। अगर ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में मोशन करेगा, यानी रिलेटिव मोशन ही होगा, राइट? किसी के रेस्पेक्ट में मोशन करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव। एक बॉडी जो मूव हो रही है, मूव होने वाली है, उसके ऊपर लगेगा, उसको हम ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव होने वाली है, तब क्या लगेगा? दोनों के बीच में फ्रिक्शन। और इट इज अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा कबर्ड है, उसको आपको मूव करना है। ठीक है, ये एक कबर्ड है, ठीक है, जो कि सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसको एक्चुअल में मूव करने के लिए हमें लगेगा 100 न्यूटन ऑफ फोर्स। कितना फोर्स लगेगा हमें? 100 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो इनिशियली मैं जाके क्या करूंगा, इस कबर्ड के ऊपर लगाऊंगा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो क्या ये कबर्ड मूव होगा? नहीं। क्यों मूव नहीं होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव होना चाहिए। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो सरफेस है, दोनों सरफेसेस के बीच में एक और फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो कितना होगा? फ्रिक्शन जो अपोज करेगा वो भी हो जाएगा 10 न्यूटन। क्यों? देखते हैं क्यों। ठीक है, अब मैंने इसको दिया 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को कर लेगा 20 न्यूटन। मैंने इसको दिया 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को कर लेगा 30 न्यूटन। तो मतलब जब तक मैं 100 न्यूटन ना दूं, ये मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि उधर एक फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू गिवन फोर्स, राइट? तो ऐसे टाइप ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उस टाइम पे लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, कैसे है? रेस्ट पे। इसको मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए था? 100 न्यूटन। हम दे कितना रहे हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 99 न्यूटन भी अगर मैं दूंगा, तब भी ये मूव नहीं होगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन भी बैलेंस कर लेगा, 99 न्यूटन हो जाएगा। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन एट रेस्ट, मतलब जब एक बॉडी, ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कब तक 99 लगेगा? अच्छा, अगर मैं 99 की जगह 100 लगाऊं, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ऐसा है कि जस्ट अबाउट टू मूव वाला कंडीशन आ जाएगा। 100 न्यूटन क्या होगा? जस्ट अबाउट टू मूव वाला कंडीशन होगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, इसके हिसाब से 100 न्यूटन हो सकती है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, कितनी हो सकती है? 100 न्यूटन हो सकती है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है, क्या है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस हियर? म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल फोर्स, हमें पता है। ठीक है, एफ मैक्सिमम को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उतनी लिमिट है फ्रिक्शन की। कौन से फ्रिक्शन की? स्टैटिक फ्रिक्शन की। मान लो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, कबर्ड रेस्ट पे था, राइट? मूव कर रहा था 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 70 न्यूटन, 90 न्यूटन, 99 न्यूटन, तभी दिया, फ्रिक्शन चेंज नहीं हुआ। तो मतलब फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। क्या मैं कह सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज सेल्फ एडजस्टेबल? क्या है ये? सेल्फ एडजस्टेबल, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बाय द गिवन फोर्स। जितना फोर्स होगा अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। बट कहां तक? जहां तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं होती, वहां तक। अगर मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई, जैसे कि 100 न्यूटन चाहिए था, मैं पहले ही जाके 120 न्यूटन लगा दूं, तो ऑब्वियसली मूव होगा, राइट? सिंपल। तब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगेगी, फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ओके,
तो क्या होगा तब, सेल्फ एडजस्ट करता गया एक ऐसा टाइम आया जहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। अब जैसे ही मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। अब जैसे मोशन में आया तो फ्रिक्शन कम लगना शुरू होगा, राइट। कंपैरेटिवली जितना मोशन में जाने से पहले लग रहा था, मान लो 99 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा था, फोर्स लग रहा था, राइट। 99 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 99 न्यूटन लग रहा था। जैसे 100 से बढ़ाया, 101 कर दिया, तो क्या हुआ, तो हुआ यूं कि जो फ्रिक्शन था 99 से कम ही लगेगा। फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा। तभी तो हम लोगों को एक बार अगर मूव हो गया कोई ऑब्जेक्ट तो मूव करना इजी होता है, राइट। एक बार मूव हो गया तो मूव करना क्या होगा, इजी होगा। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बॉडी मोशन में है, बॉडी इन मोशन, तब लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, नॉट सेल्फ एडजस्टेबल बट कांस्टेंट, कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के इंटू एन। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे एक बार मूव हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन मूव होने पर मान लीजिए कि 95 न्यूटन लग रहा था, तो हमेशा जब तक मूव होता रहेगा तब तक भी फ्रिक्शन कितना लगेगा, 95 न्यूटन ही लगेगा। जब रेस्ट पे रहेगा तभी उसकी वैल्यू जो है अपने आप को एडजस्ट करेगी। जैसे मोशन में आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कितनी, म्यू के इंटू एन। वो फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक बॉडी को किसी और बॉडी के ऊपर जब रोल करते हैं तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, सिंपल। तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। फॉर अ बॉडी टू जस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वही मैंने भी कहा था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमें हमारा कितना है, म्यू एस इंटू एन, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन, उतनी देर तक होल्ड कर सकता है वो। उससे ज्यादा अगर हो गया तो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव वाला कंडीशन में आ जाएगी। ये नोट पॉइंट कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। तो पहली लॉ क्या कहते हैं, इफ टू बॉडीज डज नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इक्वल टू क्यों, मैक्सिमम वैल्यू वही है, उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स गिवन, ठीक है। जितना फोर्स दोगे उतना अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और मैक्सिमम क्या होगी, म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी, जब स्लाइड नहीं हो रहे, यानी मूव नहीं होगा, यानी रेस्ट पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, इफ टू बॉडीज स्लाइड ओवर ईच अदर द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये तो हम लोगों ने यहीं पढ़ा था। ये अगर बॉडी मूव होना शुरू हो गई तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज म्यू के इंटू एन। द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ओनली डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तीनों को मूव करने में अगर तीनों का मास सेम होगा, तीनों का मास अगर सेम होगा तो ये भी लगेगा mg, इधर नॉर्मल लगेगा n, mg n mg n, मतलब तीनों को नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम। और म्यू के और म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन। तो तीनों का नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम होगा, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा, राइट, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो वेट के बराबर होगा, अगर स्लोप में होगा तो चेंज होगा। अब तीनों सेम जगह पे है, सेम हाइट पे है, तो तीनों का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो तीनों का जो फ्रिक्शन लगेगा सेम होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, तीनों का सेम होगा। भले ही इनका एरिया बहुत, इसका बहुत छोटा है, इसका बड़ा है, इसका अलग अलग, तीनों का एरिया अलग अलग हो तो भी कोई परवाह नहीं, तीनों का फ्रिक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। चलो ये हो गए लॉज। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहला, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। वॉक जो कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। विदाउट फ्रिक्शन वी मे स्लिप और फॉल डाउन। कैसे, अब हम लोग कैसे वॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग जमीन के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो जमीन पीछे जाएगी और हम लोग आगे, राइट, ऐसा ही होता है, राइट। आगे बढ़े
तो हम लोगों ने जमीन को पीछे किया और हम आगे बढ़े, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, आप जाके किसी बर्फ के ऊपर खड़े हो जाओ, तो जैसे बर्फ के ऊपर खड़े होगे क्या होगा, आप स्लिप हो जाओगे, राइट। वही होगा, स्मूथ सरफेसेस पे हम लोग स्लिप कर जाएंगे। अगर फ्रिक्शन होगा तो हम लोगों को वॉक करने की आजादी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वुड नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन एंड व्हीकल्स कैन क्रैश, ऑब्वियसली, राइट। जैसे हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, जाके जो हमारे ब्रेक शू है वो रिम को लगेंगे, लगने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में एक ऐसा होगा टचिंग, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, टच होने से, टच होते 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 वो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, इसीलिए ब्रेक लग जाएगा। जैसे ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगने पर क्या होगा, हम लोगों की गाड़ी रुक जाएगी। अगर ब्रेक ना होता, ब्रेक फेल होता, तो हमेशा एक्सीडेंट्स होते, राइट। हाँ, तो इसलिए भी फ्रिक्शन हमारा जरूरी है। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन पेपर और बोर्ड्स इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब मेरा पेन यहाँ टिक क्यों रहा है, क्योंकि इधर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ऐसे गिर जाता, जैसे ऐसा जाता गिर जाता, जैसे ऐसे लिखता गिर जाता, राइट। तो इसकी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। टायर्स आर मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड गुड रोड ग्रिप। टायर्स हमेशा रफ ही क्यों होते हैं, रोड ग्रिप अच्छी मिलती है। अगर टायर्स रफ नहीं होंगे, स्मूथ हो जाएंगे, तो आप स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो उस वजह से भी हमारा फ्रिक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या है। ड्यू टू फ्रिक्शन वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीन पार्ट्स टेक्स प्लेस। मतलब मान लो कि अब जो ब्रेक शू और रिम के ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली रबिंग हो रही थी जब हम लोगों ने ब्रेक पकड़ा, तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेक पूरे दिन में एक बार या दो बार ही पकड़ेंगे, बहुत बार पकड़ते, राइट। कंप्लीट क्या हो गया, हाँ, बहुत बार पकड़ते हैं। तो क्या होता है, ब्रेक के बार 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 पकड़ने से ये बहुत रबिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक शू जो है वो कट जाता है, टूट जाता है, यानी टेयर। अच्छा, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन पार्ट्स ड्यू टू दैट चीज होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। या अगर ज्यादा हीट हो गया तो पिघल जाएगा, तो फिर से ब्रेक होने की चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्क हैज टू बी डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड दिस डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे रबिंग होगी, उसमें क्या होता है, रबिंग होने पर हीट के फॉर्म में जो है थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वो किसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से। उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, जो कि एफिशिएंसी मशीन की क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कॉजेस हीटिंग ऑफ द मशीन पार्ट्स व्हिच कैन कॉज डैमेज, जो मैंने पहले भी कहा, राइट। अगर हीटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही मिक्सर, ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा ये कर देंगे, क्या ज्यादा देर तक चलाएंगे तो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। अगर हीटिंग होने की वजह से क्या होगा, अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, राइट, मशीन के पार्ट्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे थे, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स, कैसे फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली, राइट, सरफेसेस को स्मूथ बनाना होगा। कैसे, मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। पॉलिश कर देंगे तो सरफेस स्मूथ हो जाएंगे, जैसे पैर रख के फिसल जाएंगे, राइट, पॉलिश के ऊपर। आप लोग कभी गिरे हो, मैं गिरा हूं इसीलिए कह रहा हूं। नेक्स्ट, यूजिंग लुब्रिकेंट्स इन मशीन पार्ट्स। लुब्रिकेंट्स क्या है, ऑयल, राइट। हम लोगों की अगर साइकिल की चेन फंस जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, क्योंकि वो फ्री हो जाए, ठीक है। तो वैसे टाइम में, या तो कभी घर का दरवाजे का ये क्या क्या बोलते हैं उसको, लॉक, ये हो जाए, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं कि इजीली फ्री हो जाए, फ्री टू मूव हो जाए। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। यूजिंग मेटल्स सच एज स्टील एंड अलॉयज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा, अब लॉक्स में स्टील ही क्यों यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। स्टील जो है ऑलराउंड जो है मोस्टली स्मूथ होता है। अगर ज्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तब उसके ऊपर जंग आ जाएगा, राइट। अगर नहीं छोड़ेंगे तो स्टील इज मोस्टली स्मूथ, तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन कम कर लेगा, स्टील या अलॉयज की अगर बात करें तब। नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ बॉल बेरिंग्स ऑन रोलर बेरिंग्स। जैसे कि आप लोगों ने साइकिल की चेन में देखा होगा, बीच बीच में छोटे 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 बॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मूव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मान लो अब मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इधर लग रहा होगा हमारा फ्रिक्शन, राइट। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, राइट। और इधर लग रहा होगा हमारा नॉर्मल फोर्स, सही है, ओके। तो mg ऑब्वियसली नीचे लगेगा हमारा। अब नॉर्मल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है,
फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में कहीं इधर। तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट फ्रिक्शन के बीच में, रिजल्टेंट फ्रिक्शन के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितना होगा देखते हैं। तो यहां से अगर देखें tan थीटा विल बी इक्वल टू opposite, opposite is limiting friction, FL by adjacent, adjacent is normal. So tan theta is equal to what is limiting friction, limiting friction की वैल्यू कितनी है, mu s into n, mu s into n divided by n। तो n से n चला जाएगा तो tan theta will be equal to mu s, तो theta is equal to tan inverse mu s, इतना होगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, tan इनवर्स म्यू एस के बराबर हो जाएगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, द मिनिमम एंगल एट विच ए बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो मान लेते हैं एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या है हमारे पास, एक इंक्लाइंड प्लेन है। एक हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। देखो अब इसके ऊपर क्या करता हूं मैं, एक ब्लॉक रख लूंगा ऐसे, ये ब्लॉक को चेंज कर ले ऐसे, थोड़ा सा नीचे, डन, सही है, ऐसे हुआ। देखो अब मैंने ये ब्लॉक रख लिया ऐसे, ये ब्लॉक का मास है m, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेंगे, और ये जो सरफेस है दैट इज रफ सरफेस, तो इधर का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू है। अच्छा, अब नीचे लगेगा mg, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज इज अल्फा मान लेता हूं मैं। ओके, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया। तो इधर एक कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा mg का, एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin अल्फा। याद रखिए हमेशा along the incline mg sin अल्फा होगा, across the incline mg cos अल्फा। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इधर, राइट, क्योंकि ये नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा। अब क्या है मिनिमम एंगल एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। अब जस्ट स्टार्ट कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन जो हमारा mg sin अल्फा है that will be greater than or equal to friction, simple, right, greater than or equal to friction। अच्छा, इसमें नॉर्मल कहाँ लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। अब mg sin अल्फा is greater than or equal to mu into n, right, फ्रिक्शन की वैल्यू mu n है। so mg sin अल्फा greater than or equal to mu, what is n, n जो है इसके बराबर है mg cos अल्फा के बराबर, तो mg cos अल्फा, तो यहां से mg चला जाएगा, तो cos अल्फा जब इधर आएगा तो sin by cos will be tan अल्फा will be greater than or equal to mu, so alpha will be greater than or equal to tan inverse mu। ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जिससे क्या होगा, बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यही था बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के बारे में, इजी कॉन्सेप्ट, राइट। फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के मोस्टली, कौन से, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक कब लगेगा, जब रेस्ट पे होगा, और वो सेल्फ एडजस्टेबल है, और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, उसके बाद जो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन भी काइनेटिक का ही एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉज क्या थे, और मेथड्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन को। उसके बाद हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज देखा। बस यही था फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सर्कुलर डायनामिक्स लेके, ठीक है। तो सर्कुलर काइनेमैटिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के बारे में। अब यहाँ कंप्लीटली सर्कुलर डायनामिक्स यानी सर्कुलर फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आप। बाय बाय।